ओके, सो बात करें यार, प्रैक्टिस शीट हमें आज डिस्कस करना था। प्रैक्टिस शीट में देखें, सो आई गेस क्वेश्चन 26 तक ऑलरेडी डिस्कशन हो गया था। हमें क्वेश्चन 27 से स्टार्ट करना था, क्वेश्चन नंबर 27 से। ठीक है, सो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन मैं खुद ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपके डाउट्स वगैरह आप बताते जाओ। हाँ ठीक है, तो यार सबसे पहले लिखा हुआ है हाउ विल यू एक्सप्रेस द नंबर दिस इन पावर्स ऑफ 10। मतलब साइंटिफिक फॉर्मेट में लिखना है। तो यार बहुत ही सिंपल है, क्या काउंट करना है, जीरोस, 2 3 4, टोटल कितने हुए, 6। तो मतलब आई कैन राइट इट 4.341 एंड जीरोस कितने, 10 टू द पावर 6। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान देना आना चाहिए कि आप अगर ऐसे इधर के जीरोस मतलब नंबर को स्मॉलर कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव पावर यूज करनी पड़ेगी, या फिर अगर स्मॉलर नंबर को 0.00431 स्मॉलर नंबर को लार्ज नंबर में लिख रहे हैं लाइक 4.31, तो यहाँ पे क्या था, नंबर स्मॉलर था ना, मैंने इसे लार्ज कर दिया, बट लार्ज नहीं करना चाहिए। सो टू बीट इन स्मॉलर पावर कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। कितने डेसिमल प्लेस स्लिप हुए, 3। तो ये याद रखना कि अगर आप एक लार्ज नंबर को स्मॉल कर दिए हो तो आपको पॉजिटिव पावर रखना चाहिए, बिकॉज दिस पॉजिटिव विल इंश्योर कि ये नंबर लार्ज है। ओके, और अगर आप स्मॉल नंबर को लार्ज लिख रहे हो, ये देखो ना 0.004 कितना स्मॉल नंबर है, इसे मैंने लार्ज नंबर लिख दिया अगर, सो ये नेगेटिव पावर इंश्योर कर रही है दैट द नंबर इज स्मॉलर। ओके, सो कभी अगर स्लिप हो तो माइंड में रखना ये चीज कि किस तरीके से हम पावर को कंसिडर करते हैं। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर। सर ये कल ऑलरेडी बताया हुआ था, क्या लिख सकते हैं इसे, 8.243 इंटू 10 क्यूब। अभी बिकॉज ये नंबर 5 से बड़ा है तो इसे क्या कंसिडर करेंगे, 10। So the answer will be 10 to the power 4. So which is 4. Okay. Next, a student measured the diameter of a wire using a micrometer screw gauge of least count this. ठीक है, least count दिया है, इसका मतलब हमें he recorded the following measurements. The correct measurement is, yeah definitely अगर उसका least count है तो ये वाला digit वो find out कर सकता है ना। So देखो यहाँ पर देखे तो वो digit ही नहीं है, यहाँ पर भी थर्ड डिजिट नहीं है। ये जीरो इंश्योर कर रहा है कि देयर इज थर्ड डिजिट, बट अभी उसकी वैल्यू क्या आ गई है, 0। यहाँ पे तो इसने फोर्थ डिजिट इंश्योर कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। समझ आया करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यस सर। ओके गुड। फिर व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सो यार ऑलरेडी मुझे पता है ये कितने जीरोस हैं, 4, बट ये नंबर तो 4.3 है ना, Yes, तो yes. ये तो डायरेक्टली डिसअपियर हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर आएगा 4। इस पे देखो ये छोटा नंबर है ना, तो अगर आप इसे लार्ज नंबर में कन्वर्ट करोगे तो पावर नेगेटिव की आएगी। तो देखो 3 जीरोस 4 जीरोस, टोटल कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर -4। बट ये नंबर बनेगा 2.5, तो ये भी तो स्मॉलर है ना, डायरेक्टली Yes, yes. डिसअपियर करा देंगे। अब इधर पे देखो 3 एंड 3 6 जीरोस, बट ये नंबर क्या है, 8 पॉइंट समथिंग है ना, तो इसका मतलब ये नंबर क्या बन के जाएगा, 10 बन के जाएगा। 10. मतलब टोटल कितना आ जाएगा, 10⁻⁷। 7। सो 4 - 4 एंड 7, ऑप्शन 1। Option A. What is the order of magnitude of this? Okay, good. अब समझो यार, प्रॉब्लम समझना कि अगर आप दो नंबर को ऐड करते हो तो आप ऐसे ऐड करना टफ होगा। पॉइंट नोटिस करें, ये लिखा है 10 टू द पावर 4 और प्लस 10 टू द पावर 2। आप ऐसे पावर्स ऐड कर ही नहीं सकते। पावर्स हम कब ऐड कर सकते हैं, व्हेन द टू पावर्स आर सेम। तो अभी सेम तो है नहीं, तो क्या करना चाहिए, कॉमन ले लेना चाहिए। तो कितना पावर कॉमन आएगा, 1⁴। नहीं, पावर कॉमन, पावर 10 to the कॉमन power 2. 10 टू द पावर 2, 2 क्योंकि ये 4 है, 10 पावर 2 10 पावर 2 कॉमन आया, रिमेनिंग कितना बचेगा, 10 पावर 2 प्लस 1। गॉट द आइडिया, हमने 10 Yes, पावर 2 yes. कॉमन ले लिया। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 पावर 2 है और ये कितना हुआ, 10 स्क्वायर मतलब 100 इंटू 1 कितना है, 101 इंटू 101 इंटू 10 टू द पावर 2। अब बताओ यार इसे कैसे लिखेंगे, 101 को क्या लिखेंगे, 1.01 इंटू 10 टू द पावर 2 और मिलके कितना हो गया, 4। 4. समझ गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हुआ, यस। Yes, ये yes.
या फिर इसे कॉमन वे पे ले सकते हैं, बट ये मेथड हम फिजिक्स में ऐसे बोलते नहीं है कि जीरोस को आप एक्सपेंड करके, ये तो क्लास 6-7 वाली बात हो गई कि इसे आप लिख दो क्या 10,000 और ये हो गया अपना 100, सो इसे लिख दिया हमने 100, सो टोटल कितना आ गया हमारा 10100। अब इसे कन्वर्ट कर लो तो ये हो गया 1.01 इंटू 10⁴। तो ये थोड़ा बच्चों जैसे हो गया यार, मतलब पूरे जीरोस लिख के ऐड करना, ये तो मतलब क्लास 6-7 में चलता था ना। अभी 11th-12th में अपन यूजुअली पावर्स को टारगेट किया करेंगे। पावर से कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी बहुत पावर्स आने वाले हैं। समझ रहे हो, आपने देखा ही होगा मोल्स वगैरह में आ रहा होगा, है ना। यस सर। Yes. हाँ, सो पावर्स को लेकर टेंशन नहीं लेना है। चले आगे देख लेते हैं। पावर ऑफ 10 देखो यार, काउंट करते हैं 3, 3, 6 और एक ये 7, सो ये हो जाएगा 5.893 इंटू 10⁻⁻⁻7 बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉलर नंबर, सो नेगेटिव पावर इंश्योर करेगा। What सर is ये the 10⁻⁻8 क्यों नहीं हो सकता? एक सेकेंड, 10⁻⁻8 कब होगा? जब मैं इसे ओनली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखूंगा। सो ये नंबर क्या बन जाएगा अपना 10, सो ये नंबर बन जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻7। सो ये -8 कहाँ आएगा, क्या आएगा? -6। Okay. -6 आएगा। याद है मैंने कल लेक्चर के टाइम पे भी बताया था कि ये स्टूडेंट से गलती हो ही जाती है, जब वो नेगेटिव पावर होता है तब भी उसके माइंड में होता है पावर इंक्रीज करना, तो वो क्या कर देता है यहाँ पे एक ऐड कर देता है। वो ऐड नहीं करना, नेगेटिव पावर है, सो फील करना है कि ये 10 बनेगा। 10 बनेगा तो पावर को एक रिड्यूस कर देगा, नेगेटिव हाँ सर। पॉजिटिव होगी तो इंक्रीज करेगा। सो अगर आंसर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता, आंसर क्या होता ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, देन डेफिनेटली आंसर होता 10⁻⁻6। बट एज यू कैन सी इन द ऑप्शंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं पूछा हुआ है। क्लियर ना? यस सर, समझा। हाँ, तो यही आंसर होगा हमारा। ठीक है, ओके। 1 लाइट ईयर, सो हमें पता है कि 1 लाइट ईयर कितना होता है, इट इज 46 into 10⁻15 मीटर। 9.15। अभी देखो यहाँ पर पूरा नहीं पूछा है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा है, सो डेफिनेटली इस नंबर को हम क्या लिखेंगे 10 10 raised to एंड 16. 10⁻15। टोटल आ गया क्या 10⁻16। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में ये करेक्ट होगा। तो मुझे लगता है उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वगैरह में। सिग्निफिकेंट फिगर्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया यार, ये सेम। सो कौन सा ऑप्शन होगा इस बार? सी। क्लियर? बिकॉज ये 0.001 है ना, मतलब थर्ड डिजिट हमें पता होना चाहिए। स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर यूजिंग दिस सेम सिनेरियो पूछ लिया हुआ है। अगर ये लीस्ट काउंट है, सो डेफिनेटली आंसर क्या होना चाहिए? सी। वाला। ठीक है, गिव द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो बताया था, डेसिमल है ना। डेसिमल में क्या रूल है? चलो रूल एक बार रिकॉल करते हैं। डेसिमल का रूल लिखा हुआ है 0.00220। बताओ व्हाट इज द रूल? Right side zeros will be significant. Will be counted. To the right are significant. ओके, सो लेफ्ट वाले काउंट Left नहीं will be करते और not राइट counted. वाले काउंट करते हैं। कितना सिंपल रूल है यार, सोचना ही नहीं है। लेफ्ट वाले काउंट नहीं करते, राइट वाले काउंट करते हैं। और अगर विदाउट डेसिमल नंबर है, लाइक 00432000, ये नंबर है। सो फिर से आइडिया क्या है, विदाउट डेसिमल नंबर पे ना तो राइट के काउंट करते हैं और ना ही Left. लेफ्ट वाले काउंट। Okay. चलो देख लेते हैं अब क्या चल रहा है। तो इसमें कितने हैं? इस तरफ के काउंट Four. करेंगे तो कितने 4. सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 4। इधर देखो, इधर के काउंट करेंगे क्या? नहीं। हुए 2। 2 देखो ये तो बीच में है ना यार, तो डेफिनेटली काउंट करना ही पड़ेगा। 6 देखो ये पावर लगी है, सोचना है क्या इसके बारे में? नहीं। सिर्फ इसी को देखेंगे, कितना है? 4 3 कहा है यार, 4। ऑल डिजिट्स हैं, सब काउंट करेंगे। तो 4 to 6 4 कहाँ दिख रहा है? Option B. ऑप्शन बी B. Okay.
Okay, the maximum possible error in a measurement is, ठीक है, equal to least count. एग्जैक्टली देखें, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट। तो जब भी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे अप्रोच करना रहता है, उसे आप ऑप्शन वाइज अप्रोच करते हैं। याद रखें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं आंसर्स के। तो हमें क्लैरिटी कैसे लेके आना पड़ता है, ऑप्शंस पढ़ के। आपको लर्न है, कभी भी लर्न वाला तुरंत मार्क मत किया करो, समझ आ रहा है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आपको लर्न है तो कभी मार्क मत करो, ऑप्शन जरूर रीड करो। समटाइम्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है, ठीक है। सो रीड कर लेते हैं क्या है इसमें। द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन अ मेजरमेंट इज, पहले रीड करते हैं, सारे ऑप्शंस को समझते हैं। इज इक्वल टू द जीरो ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो बताओ, आपको पता है जीरो एरर क्या होता है? क्योंकि ऑप्शन से हमें सीखना है ना। बताओ आप, जीरो एरर क्या होता है, कोई बताए? सर जब उसका इनिशियल होता है वो मेजरमेंट वो जीरो नहीं होता है, मतलब शिफ्टेड होता है। ओके, थोड़ा सा और क्लियर। होता ये है कि सपोज बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब जैसे नॉर्मल स्केल है, क्या नॉर्मल स्केल में कुछ फर्क पड़ेगा क्या जीरो वगैरह पे? नहीं, क्योंकि नॉर्मल स्केल में ऐसा कोई दो स्केल को मैच नहीं करना है। लेकिन ऐसी कोई भी स्केल जिसमें डबल स्केल होती हैं, जिसमें दो स्केल होती हैं, तो सपोज नीचे भी एक स्केल लगी हुई है, सो जब आप स्टार्ट करोगे एक्सपेरिमेंट तो दोनों का जीरो मैच करना चाहिए ना। वही तो एकदम बिगिनिंग कंडीशन होगी ना। और अगर दोनों का जीरो मैच नहीं कर रहा है तो ये जो बीच में हो गई, इस एरर को क्या बोलते हैं? जीरो एरर। समझ आया जीरो एरर क्या है? फिर से बताओ, कोई जीरो एरर क्या फिर है? से बताना सर। अच्छा, कोई स्टूडेंट देखें, किसी ने ऑलरेडी पॉइंट किया, क्या चीज है बताए? अमित राज। हाँ सर, मतलब अगर दो स्केल का जो 0.5 एग्जैक्टली ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें दो स्केल यूज होते हैं, डरना नहीं है, आगे मैं सिखाने वाला हूँ ये इंस्ट्रूमेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें दो स्केल है, उनमें अगर दोनों का जीरो स्टार्टिंग में कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो जो उनका गैप है उसको ही क्या कहते हैं? जीरो एरर। समझे कि नहीं ये चीज? ये इसका जीरो था, ये Yes, इसका sir. जीरो था, यस, एंड दिस डेफिनेटली दिस गैप इज आवर जीरो एरर। ओके Yes, Yes, sir. sir. ओके, नेक्स्ट, does not have any limit. The maximum possible error in an instrument measurement does not have a limit. भाई लिमिट है, ऐसे इनफाइनाइट एरर नहीं हो जाएगी ना। तो ए बी कट बी बी कट इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब हमें पता होता है कि जो इसमें एरर होती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम कितनी एरर रहती है। तो अगर एरर दी नहीं है तो हमें पता है कि मैक्सिमम एरर कितनी एज्यूम करते हैं। सपोज 2.34 लिखा है सेंटीमीटर, सो हम एज्यूम करते हैं कि नेक्स्ट पॉसिबल रीडिंग विल बी दिस। तो मतलब मैक्सिमम 0.1 की एरर होगी। ओके, क्लियर ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, sir. डेफिनेटली सी ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। फिर भी डी रीड कर लेते हैं, कुछ नया तो नहीं देखने को मिल रहा है ये चीज के लिए। इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लीस्ट काउंट, नहीं ऐसा कुछ तो बताया भी नहीं है ना, लीस्ट काउंट का स्क्वायर करना। ओके, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस, यार बीच में है ना जीरो, तो सारे काउंट 6. 6. 6. Six. 6. Option B. ओके, डेफिनेटली। 39 देखें, the length and width of a metal sheet is this and this. What is the area of this sheet using the proper significant figures? So definitely हमें पता है कि एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ Length into इनटू breadth. ब्रेड्थ। अब देखो स्मार्टनेस देखो, नोटिस करो यार, सारे आंसर्स राउंड ऑफ हो रहे हैं। आपको क्या पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं। तो No. कुछ स्टूडेंट ने डेफिनेटली मल्टीप्लाई किया होगा, वो भी कैलकुलेटर लेके किया होगा मुझे पता है। बट मुझे पता है कि यार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो पक्का इसका आंसर ये आ रहा होगा। आई एम नॉट श्योर बट डेफिनेटली ये आ रहा होगा। ठीक है, एक और जीरो होगा, 8 लेटर्स है ना यहाँ पर।
448 ठीक है। ये जो भी आ रहा हो मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, ऑप्शन से देख के तो लग रहा है ये आ रहा है। अब हमें मेन चीज क्या करनी है, और सिग्निफिकेंट significant फिगर्स। figures. तो मल्टीप्लिकेशन में क्या लॉजिक होता है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? Minimum. मिनिमम। मिनिमम Minimum. मतलब जो दोनों डिजिट में है, इसमें कितने हैं? 4. 4 4 और जबकि सेकंड वाले में कितने हैं? 4 4. 4 तो डेफिनेटली हमारे आंसर में भी कितने होने चाहिए? 4. 4 तो इसका मतलब हमारा आंसर राउंड ऑफ होना चाहिए कहाँ तक के लिए? 4 डिजिट के 4 लिए। digit. तो बाकी सब हटाने पड़ेंगे। क्या हटाने पड़ेंगे? ये वाले हटा दो। तो बाकी सारे क्या करने पड़ेंगे? रिमूव करने पड़ेंगे यहाँ तक। ओके, समझा ना यार सबको? Yes, sir. Yes, हाँ. sir. Yes, sir. ओके, क्लियर ना? ठीक है। सो ये हो गया। अब राउंड ऑफ करने में गलती नहीं करना। ये 5 हटेगा तो बताओ 1 को क्या फर्क पड़ेगा? 1 रहेगा या कुछ चेंज होगा? Change होगा 2. 1 क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। ओके गुड, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा आंसर क्या हो गया? फाइनल आंसर ये वाला। C. सो आई गेस आप लोग समझ गए होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो लिखा है द साइड ऑफ अ क्यूब इज दिस, व्हाट इज द वॉल्यूम? सो मुझे पूछ रहा है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम हमें पता है कि क्या होगा, ए क्यूब होता है ना, साइड का क्यूब। Yes. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है? साइड क्यूब। तब यार इस नंबर का क्यूब नहीं कराने लग जाना है। 5.052 इसका क्यूब नहीं करना है। अच्छा ये देखो, ये क्यूब वगैरह करने में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? तो चेंज नहीं होंगे क्योंकि क्यूब इज लाइक मल्टीप्लाई ना, और मल्टीप्लाई में जो मिनिमम रहेगा वही रखेंगे। अब एक ही नंबर को आप क्यूब करोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स थोड़े ना बदलेंगे, मिनिमम कितने रहेंगे? 4. तो आपके आंसर में जो भी आएगा कितने रहने चाहिए? 4। 4 4. अच्छा यार, देख के तो सारे ऑप्शंस अलग लग रहे हैं ना, मतलब क्यूब कराना पड़ेगा भी आपको, ठीक है? Yes, sir. हाँ, सर क्यूब कराना। कर सकते क्या हैं। हुआ? 5 क्यूब 125 होता है तो उससे थोड़ा ही ज्यादा होगा ना। हाँ ये सही है आइडिया कि 5 का क्यूब 125 है और ये पॉइंट के 2 डिजिट्स है ना, तो थोड़ा ही ज्यादा होगा, मतलब डेफिनेटली क्या आंसर होगा? 128.9. बट ये थोड़ा सा वेग 128. क्वेश्चन है। ये वेग क्वेश्चन है यार, ये नहीं पूछना चाहिए था ना हमसे, क्यूब क्यों करवा रहा है? मेन तो था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स बदल देता सब में, जैसे ये क्वेश्चन था ना, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये तो बहुत ही फर्जी क्वेश्चन हो गया। कोई बता सकता है इसे, इसके क्यूब करने का कुछ और मेथड, कोई मेथडलॉजी से क्यूब करने की? चले, एक स्मॉलर चेंजेस के क्यूब करने का मैं मेथडलॉजी ऑलरेडी बता देता हूँ कैसे कर लेते हैं। एक थ्योरम रहती है, आपने सुना है क्या? 1 + x⁴n को अगर मुझे सॉल्व करना है, सो आई कैन राइट इट 1 + nx। इसे बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, न्यूटन ने दी थी। या मतलब पढ़ा है क्या पहले कभी? नहीं. No, sir. नहीं। Yes, sir. इसमें आगे बहुत सारे टर्म्स होते हैं, इसमें आगे बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बट इफ x इज वेरी स्मॉल, x इज स्मॉल, स्मॉल से मेरा मतलब है कितना? लेस देन 0.09, इससे कम है। मतलब 0.09 मैंने क्यों पिक किया? मैं 10 भी पिक कर सकता हूँ। लॉजिक इस 10% से अगर कम है तो हम पावर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू कैन अप्रोक्सीमेटली राइट इट लाइक 1 + nx, और आगे के टर्म क्या कर दो? इग्नोर कर दो। ठीक है, ये मेथड होता है अगर हमें हायर पावर सॉल्व करनी है फिजिक्स में। बट कब सॉल्व करनी है? जब आगे का नंबर स्मॉलर हो। समझा? तो मैंने क्या किया, इससे 5 ले लिया क्या इससे कॉमन, क्योंकि मुझे इसे 1 + समथिंग में लिखना है ना। तो 5 कॉमन लिए तो क्या कॉमन आएगा? 5 क्यूब कॉमन आएगा, और ये क्या बनेगा? 1 + 0.01 0.52. का क्यूब। तो मुझे पता है अब क्यूब क्या होगा, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपको ऐसा दिखेगा 125 इंटू ये नंबर कितना बन जाएगा? 1.03। ये आंसर होगा फाइनल। अब आप सोचो कि सर कोई ऐसी ट्रिक बता दो कि मल्टीप्लाई ना करना पड़े, तो ये सब नहीं होगा। ट्रिक इज लाइक कि आपकी जो लेंदी कैलकुलेशन है उसे थोड़ा शॉर्ट कर देना, और कुछ नहीं। कैलकुलेशन थोड़ी बहुत तो करनी ही पड़ेगी, ओके ना?
ठीक है, ये मेथड के बारे में भी टेंशन नहीं लेना है, आगे अपन इसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। 3 नंबर से सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। तो क्लियर है, इसमें कितने हैं? 3 ये 0 काउंट करते हैं क्या लेफ्ट वाले? नहीं करते। नहीं करते। तो ये भी कितने हुए? 3। ये काउंट करते हैं क्या? नहीं। नहीं करते। तो ये भी कितने हुए? 3 3 ऑप्शन 3 ऑप्शन। ठीक है, 42 एक बार देख लेते हैं। अब देखो ऐसा क्वेश्चन बनता है, ये परफेक्ट क्वेश्चन है। आप ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में क्या आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? ऑप्शन देख के क्या लग रहा है? नहीं है। और डेफिनेटली अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूं, मतलब मैं एरिया लिखूं लेंथ इनटू विड्थ, तो इन दोनों का डेफिनेटली ये आ रहा होगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बस हमें आइडिया क्या रखना है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। और सेकंड वाले में कितने हैं? 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल आंसर में कितने होने चाहिए? 4 बताओ। ऑप्शन ए। सबको समझाना, इसमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम बता सकते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, चले नेक्स्ट रीड करें। ओके, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। Which one of the following is an example of systematic error? ओके, बताओ सिस्टमैटिक एरर क्या लगता है, क्या होगा? अच्छा, एक चीज और, ये 2-3 टाइप के एरर है क्या? रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर, ये एरर है, ये मैं कल लेक्चर में कंप्लीट कराने वाला हूँ। कल मैं क्या बताने वाला हूँ? इंस्ट्रूमेंट। तो क्या इंस्ट्रूमेंट में मैं प्रॉपरली आपको एग्जांपल दे के समझा पाऊंगा कि कौन से टाइप का एरर कब होता है? समझाना? यस सर। तो ये सारी चीजें मैं तब एक्सप्लेन कर दूंगा और डिटेल में। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा सा समझे कि सिस्टमैटिक एरर मतलब क्या होती हैं। सिस्टमैटिक एरर एक ऐसी एरर है, नेम से क्या लग रहा है कि यार मतलब सिस्टमैटिक वर्ड कब यूज करते हैं? इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है? मतलब एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में हो रहा हो कुछ, है ना? यस। सिस्टमैटिक का मीनिंग समझ रहे हैं? सिस्टमैटिक का मीनिंग क्या हो रहा है? कि प्रॉपर सीक्वेंस में हो रहा है। अगर यार प्रॉपर सीक्वेंस में हो रहा है तो फिर उसे रिमूव करने की भी ट्रिक होनी चाहिए। हाँ सर। सीक्वेंस का मतलब क्या है कि आपने सीक्वेंस पकड़ लिया कि अच्छा ये बार बार 1 की एरर कर रहा है, मैंने 10 टाइम्स चेक किया, सो लास्ट में सीधा माइनस क्या कर दो? 10। समझा आइडिया? हाँ। तो सिस्टमैटिक एरर बाद में रिमूव हो जाती है, ये उसमें अच्छी बात होती है। मतलब तो पढ़ एरर लेते हैं। फिक्स होता है। हाँ, एरर फिक्स होता है। आप देख सकते हो कि किधर एरर जा रही है। मतलब सिंपल सी बात है, मैंने एक स्केल ली, समझना, एक मेटल की स्केल है, मैं कुछ मेजर करने वाला हूँ। अभी ये लेट से यहाँ पर वेदर में बहुत ज्यादा हॉट वेदर है, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, बट ये मेटल जो है वो 0 डिग्री के लिए डिजाइन है, तो 0 to 40 डिग्री में थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा ना। तो रीडिंग आपको पता रहेगी क्या? नहीं। और देख के बता भी नहीं सकते कि एरर हो रही है। तो जो एरर आप देख के बता सकते हो और जिसे रिजॉल्व कर सकते हो, उनको बोलते हैं क्या? सिस्टमैटिक एरर। तो चले देख लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं क्या? एरर इन पैरेलैक्स। पैरेलैक्स एरर क्या होती है बताया था ना, वो एक आइज से कुछ दिखता है और एक आइज से कुछ। तो ये जो हमारे आइज की डिफ ये है, ये उस ऑब्जेक्ट में जितना एंगल बनाएगी वो उतना शिफ्ट हो जाता है। याद है ना पैरेलैक्स? एकदम फर्स्ट लेक्चर कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को सामने रख रहा हूँ और एक अपनी राइट आई क्लोज कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट एकदम HD क्वालिटी दिखने लगेगा, और अगर लेफ्ट आई क्लोज करूंगा तो वो शिफ्ट हो जाएगा। और शिफ्ट कितना होता है? अगर ये मेरी आईज है यहाँ पर और यहाँ पर, तो पहले जब मैं इस आईज से देखता हूँ राइट आई से तो क्वालिटी दिखने लगता है, और जब मैं लेफ्ट क्लोज करके इससे देखता हूँ तो वो शिफ्ट हो जाता है। और ये शिफ्ट कितना होता है? ये शिफ्ट होता है कि ये आईज की डिस्टेंस हमारे इस ऑब्जेक्ट में कितना एंगल बना रही। तो सोचो अगर ऑब्जेक्ट दूर होगा तो ये शिफ्ट फील आएगी क्या? नहीं, क्योंकि ये एंगल क्या होगा? बहुत ही कम होगा, मतलब बहुत ही थोड़ा सा शिफ्ट होने वाला है।
ओके यस सर। ठीक है। सो ऑफ कोर्स ये सिस्टमैटिक एरर नहीं है, आप इसे ऐसे हटा नहीं सकते हैं क्योंकि आपको पता नहीं रहती आप हर बार किस बार आप आई क्लोज करके ले रहे हो, किस बार नहीं ले रहे हो, अकॉर्डिंगली। ओके, ये समझे, द पॉइंटर ऑफ अ वोल्ट मीटर इज नॉट पिवटेड एट द सेंटर ऑफ द स्केल। मतलब ये है कि सपोज ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है और इस पे ऐसे स्केल बनी हुई है, ये 0 है, 1 2 3 4, ये मैंने ऐसे रीडिंग ली, बट ऐसे नहीं होता, ये 0 होता है और एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। ठीक है, अब आपको पता है कि जब आपने शुरू में देखा आपने, तो 0 में होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था ना, लेकिन वो -1 में था। तो कोई टेंशन वाली बात है क्या ये एरर? नहीं। सोचो जब मेरी रीडिंग आ रही है 1 2 आ रही है, तो एक्चुअल कितना मूव हुआ होगा नीडल? +1 है, आराम से। पहले नीडल थी -1 पे, जबकि अभी मैंने एक ऑब्जेक्ट जो है मेजर किया जब, तब ये नीडल 2 पे रीड कर रही है। तो क्या रियल में 2 वोल्टेज शिफ्ट हुई है क्या नीडल? 3 voltage. 3 वोल्टेज 3 शिफ्ट हुई voltage. है। कितना सा इजी सा पार्ट है, समझ आया ना? तो एरर है, बट आपके दिमाग में ऑलरेडी पता है, अच्छा ये -1 पीछे चली गई है, तो अब जब भी आगे जाएगी आप समझ जाओगे कि 1 इसमें बढ़ाना है। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये कौन सी एरर हो गई? Systematic error. टेंशन नहीं लेना, कल मैं इंस्ट्रूमेंट सिखाने वाला हूँ, वहां पर मैं लिखा दूंगा सिस्टमैटिक एरर कब होती है, बाकी एरर कब होती है। ठीक है, अभी के लिए इसे छोड़ते हैं। आइडिया ठीक है, मतलब ये दिख रहा है सिस्टमैटिक एरर, बट अभी के लिए ये एरर वाला पार्ट छोड़ते हैं। आगे मैं बताने वाला हूँ कि ये सारी एरर, हाँ, इंस्ट्रूमेंटल क्या है, पर्सनल क्या है, सिस्टमैटिक क्या है, रैंडम, ये सब कल मैं लिखाने वाला हूँ। ओके, क्योंकि विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट इन्हें समझना टफ है ना। Yes, ओके, sir. तो Yes, कल sir. मैं इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा प्रॉपर फिगर वगैरह दिखा के, और ये सारी एरर लिखा दूंगा। 43 44 स्किप करते हैं, अभी 45 पे आते हैं। काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। अभी लॉजिक बताओ, आर दीज एरर क्वाइट हाई और सिंपल वन? Less than 10%. Less than 10%, which means I can use error Error analysis analysis. logic. This is So the percentage change in K will result in half, तो Percentage कुछ नहीं change. होगा। अच्छा देखो हम्म। m का चेंज दिया है ना, so there has to be change in m plus power है ना 2, Times. so it will be 2 times of Times percentage error in volt. Percentage V. velocity. So 2 plus 2 into 3, so 6 plus 2 8%. Clear? yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay, good. ओके, 4 सिग्निफिकेंट में राउंड ऑफ करना है, मतलब कहाँ तक लेके आना है, यहाँ तक। सो डेफिनेटली ये 8 हटेगा तो क्या आएगा यहाँ पर? 5. 1 5 5. कितना सिंपल दे दिया यार ये तो। राउंड ऑफ करना आ गया ना सबको? Yes, sir. Yes. ओके, 47 देखें, सरफेस एरिया। तो स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ यार आप लोग। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है फॉर्मूला? 4 pi r square. वेरी गुड, 4 पाई 4 times. आर स्क्वायर। यार अब बताओ, क्या 4 पाई में एरर है क्या कुछ? ये तो कांस्टेंट सी No. वैल्यू है। No, sir. अच्छा, अब मुझे No. परसेंटेज एरर चाहिए, तो परसेंटेज एरर इन एस विल बी डेफिनेटली क्या हो जाएगी? 2 times 2 times percentage error of error arm. in radius. वेरी गुड। सो इसका मतलब आंसर कितना हो गया? रेडियस में कितने परसेंट की एरर है? 0.2। सो क्या हो जाएगा? 2 into 0.2, मतलब कितना आंसर आ गया? 0.4. 0.4. 0.4. वेरी गुड। यार चलो आप लोग बताओ, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन डायमीटर? चलो इन द सेम क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन डायमीटर? कितनी होगी बताओ, बिना सॉल्व किए बताओ। चलो 0.8. 0.8. 0.8. एक मिनट, डायमीटर पूछ रहा हूँ। 0.4 होगा।
0.4. 0.4 ही होगा सर। 0.4. हाँ, ये हाँ, 8 किसने 0.4 बताया भाई? क्या सोच के 8 बताया? तो d is equal to 2r होता है ना, हाँ तो so d it's is like equal radius का डबल एरर रेडियस एरिया का डबल एरर। रुको रुको रुको, d is equal to 2r होता है तो एरिया कहाँ आ गया इसमें? हाँ समझा। हाँ, ऐसे नहीं जाना। अभी देखो सबने गलती कर दी, मुझे पक्का पता है सबने गलती कर दी। चलो इसको परसेंटेज में लिख के बताओ, इसका परसेंटेज एरर क्या लिखोगे? परसेंटेज एरर ऑफ डी विल बी, बताओ क्या लिखेंगे? 2 into परसेंटेज एरर ऑफ आर 2 into लिखोगे क्या? नहीं नहीं भाई, क्या कर रहे हो? ये 2 किस चीज का होता है? कांस्टेंट है। con अरे ये 2 कहाँ का Constant. होता है? कांस्टेंट। Constant नहीं है यार, पावर होती तो ये पावर होती तो बाहर मल्टीप्लाई होता। अगर हाँ। कांस्टेंट होता तो क्या होता है? हटा No देते error. हैं, Change. हम्म, कांस्टेंट को नहीं काउंट करते। सो सबका आंसर गलत हो गया। क्या आंसर होगा? परसेंटेज एरर इन डी 4। अब कहाँ से आ गया यार? 2 है ही नहीं। 0.2। 0.2. यार समझा कि नहीं यार सभी को? अभी Yes, sir. हाँ फिर से बता रहा हूँ, फील ज्यादा नहीं करने लगना है कि अरे अच्छा आर में इतना है तो डी में डबल हो जाएगा। वैल्यू डबल हो रही है, एरर नहीं डबल हो रही है। एरर वी यूज प्रॉपर पर्सपेक्टिव टू सॉल्व एरर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर स्क्वायर वगैरह होता, क्यूब वगैरह होता तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना? Yes, sir. तो अभी देखो यार, याद है मैंने कहा था कि कॉन्सेप्ट नोट्स बनाते जाना। तो ये क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्ट नोट्स वाला है। ठीक है, सो 47 आप ऐड कर सकते हो। 47 नहीं, 47 का ये पार्ट। और अगर मैं आपसे वॉल्यूम भी पूछ लूं, यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4/3 pi r cube. 4/3 पाई आर क्यूब। सो डेफिनेटली समझ जाओ कि ये जो 4/3 पाई है ये कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, आर क्यूब है। तो वो हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम विल बी 0.8 times R. हाँ आर। यस, वेरी गुड। सो क्या आंसर आ जाएगा? परसेंटेज इन वॉल्यूम 3 into 0.2, 0.2। into 0.3. so 0.6%। इसमें भी 8 नहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना? तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे नोट्स में ऐड करेंगे। यार आप लोग समझे हो कि नहीं? आप एक सेपरेट बुक बना रहे हो ना अच्छे क्वेश्चंस की? यार फिर से रुको रुको, मुझे तुम लोग पे भरोसा नहीं हो रहा यार। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ देयर शुड बी 2 टाइप ऑफ नोट्स इन फिजिक्स। 1, जेरोक्स ऑफ माय पीडीएफ। क्या? जेरोक्स ऑफ माय पीडीएफ। माय मतलब तुम लोग का नहीं, कि मैं पीडीएफ बना रहा हूँ, मैं जो सेंड कर रहा हूँ उसका एक जेरोक्स कॉपी होनी चाहिए, इसको रीडिंग में यूज करना है। फिर एक सेपरेट नोटबुक होना चाहिए जिसमें आप क्या करो, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करो या कोई भी बुक सॉल्व करो। समझा? उस नोटबुक का एक सेक्शन चाहिए तो मिडिल से या फिर बैक साइड से। ठीक है, हाफ सेक्शन उसका क्या बनना चाहिए? कॉन्सेप्ट। कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगे कि जेरोक्स वाले पीडीएफ में नहीं थी और ये अच्छी चीज है, हमसे एग्जाम में गलती होगी तो इसे फिर से इसमें यहाँ पे लिख लेना है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली आफ्टर 1 और 2 मंथ्स ये चैप्टर भूल जाएगा। तो फिर क्या करोगे आप? वो जो जेरोक्स दिए वो रीड करोगे, तब भी इस टाइप के क्वेश्चन तो रह ही जाएंगे ना, ये अच्छे वाले। 2-3 मंथ्स के बाद फिर से यही गलती करोगे। अगर मैं डायमीटर पूछ लूंगा तो, वॉल्यूम पूछ लूंगा तो सीधे कर दोगे, अच्छा 0.2 है सर, 8 होगा। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चंस को, अच्छे आइडियाज को हमेशा लिखते जाना है और उसको बार बार रिवाइज करते जाएंगे। जब हम रिवीजन देखेंगे तो टेंशन नहीं लेना है, आफ्टर 1 और 2 मंथ ये चैप्टर फिर से रिवाइज ही होगा। समझ रहे हो ना? बट तब मैं वापस से 10 लेक्चर्स नहीं लूंगा इसमें। ठीक है, इसको हम नोट्स के थ्रू जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे। सो क्वेश्चन सॉल्विंग इसलिए आपको रखना है पूरा। यार क्लियर है कि नहीं रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट नोट? Yes, sir. Yes, sir.
जेरोक्स ऑफ माई PDF, वो आपको डेली रिवीजन में काम करना है। और नोटबुक एक बनानी है जिसके 2 पार्ट करने हैं। हाफ पार्ट में क्या करना है, शीट या बुक की सॉल्विंग करनी है, और रिमेनिंग हाफ पार्ट में जो अच्छे कॉन्सेप्ट आए वो नोट करने हैं। ओके, चले 48 देखें। ओके, सो इसका मतलब क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी को सिंबल यूज करते रहो। ये क्या होता है, मास और वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है, मुझे अगर चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ परसेंटेज ऑफ डेंसिटी विल बी परसेंटेज ऑफ मास प्लस परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम। बट क्या क्वेश्चन में वॉल्यूम का परसेंट दिया है क्या? नहीं, लेंथ का दिया हुआ है। तो मुझे ऑलरेडी पता है कि वॉल्यूम यूजुअली क्या होता है, जो क्यूब वगैरह है उसका 3 टाइम्स होता है ना पावर, L क्यूब। तो बताओ वॉल्यूम की एरर कैसे लिखेंगे देन? 3 into 3 percentage. times 3 टाइम्स ऑफ L। ये सबको समझ आया ना? yes sir। ये एक अच्छा पार्ट यहाँ पर आ गया। सो फाइनली परसेंटेज ऑफ डेंसिटी क्या आ जाएगा, मास ऐड कर दो, मास कितना है 3, प्लस लेंथ वाले को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब वॉल्यूम आएगा। समझा ना? तो टोटल कितना हो गया? 15. 15%। 15%। ये बताओ आप लोग से बन गया था क्या 48? हाँ Yes sir. ओके, वेरी गुड देन। चलो नेक्स्ट 49। एक बार सेम रिपीट हो गया आई गेस। नहीं सर, उन्होंने इंटरचेंज किया मास वाले। अच्छा, इंटरचेंज किया हुआ है, ठीक है। सो Concept वही same बात है। हो जाएगी, परसेंटेज इन डेंसिटी विल बी परसेंटेज ऑफ मास प्लस 3 इंटू परसेंटेज ऑफ लेंथ। क्लियर? क्योंकि ये बनेगा हमारा क्या, वॉल्यूम। सो कितना आ गया आंसर, 4 प्लस 3 इंटू 3, 13 आ जाएगा इस बार। 30। वॉल्यूम एंड डायमीटर। अब देखो यहाँ पे गलती होती है क्या, आपको डायमीटर दिया है कितना, 2%। तो आप सोचते हैं कि फिर रेडियस कितनी हो जाएगी, 1%। और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। सो इसका मतलब परसेंटेज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ रेडियस। रेडियस। अब यहाँ पर बताओ कहाँ पर गलती कर दी हमने, D is equal to 2R यूज किया। ये गड़बड़ कर दिया हमने। जो d इज इक्वल टू 2r होता है, ये r इज इक्वल टू क्या होता है, d/2, ये इसकी रियल वैल्यू है। लेकिन जब हम एरर लिखेंगे तो पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट को नहीं काउंट करते। तो क्या आंसर आएगा, समझा ना? ये क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट बात थी, अच्छे से लिख लेना इसे कॉन्सेप्ट नोट्स में। समझ आया ना, कि हाफ नहीं कर देना, हाफ उसकी वैल्यू होती है, एरर में कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेडियस 1 आएगी क्या, नहीं, नो। ये करेक्ट होगा। तो परसेंटेज इन वॉल्यूम कितना आएगा फिर, इसका मतलब 3 इंटू 2, 6%। 6%। ठीक है ना? समझ आया ना Yes, यार, sir. ये रेडियस और डायमीटर वाला Yes, sir. रियल वैल्यू हाफ होती है, एरर में कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एरर विल रिमेन सेम। 51 देखें। ओके, इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ पेंडुलम। तो यार ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ खास तो नहीं है। होता ये कि जब ऐसा पेंडुलम होता है और एक बड़ा सा उसका बॉब रहता है, तो जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो बोलते हैं यहाँ, इसके सेंटर से लेंथ को बोलते हैं क्या, इफेक्टिव लेंथ। तो एल इफेक्टिव का मतलब क्या है, एक्चुअली टोटल। समझ आया या नहीं? Yes, sir. इसका मतलब क्या करना है, हमें थ्रेड का लेंथ यूज करना है प्लस और Radius. रेडियस यूज करना है स्फीयर का। ठीक है, ये हमें करना होता है। तो हम निकाल लेते हैं यार, क्या हो जाएगा, लेंथ कितनी है 102.3 और रेडियस कितनी है
1.12. 1.12. 1.12 क्लियर ना? तो देखो आंसर Yes. कितना आ जाएगा 103.42। कोई डाउट क्या इसमें? अब यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? बिना कहे समझ जाना है, डेफिनेटली समझ जाना है कि किसका लॉजिक लगाना पड़ेगा हमें। राउंड ऑफ. राउंड ऑफ करना पड़ेगा, बट यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ। अच्छा, तो राउंड ऑफ करना है तो इसका मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पर? ऐड कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर सोचेंगे क्या? 5. नहीं नहीं नहीं, गलती हो रहा है, ध्यान दो। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है, इसमें 3। तो फाइनल आंसर में कितने होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3। लेकिन ये गलत है, ऐड में ये नहीं यूज करते। ऐड में क्या यूज करते हैं? Decimal places. डेसिमल प्लेसेस। तो पहले वाले में डेसिमल प्लेस कितना है? 1। 1. और इसमें 2. 2. तो इसका मतलब फाइनल हमारे आंसर में कितने होने चाहिए डेसिमल प्लेस? 1. 1। तो इसका मतलब 1 डेसिमल प्लेस इज द करेक्ट आंसर। आंसर होगा 103.4 सेंटीमीटर। समझ आया फाइनल आंसर क्या होगा? Yes. Yes, sir. अरे यार ये पूछा ही नहीं था। अरे यार Error एल पूछा. इफेक्टिव नहीं पूछा, सॉरी माय मिस्टेक। एल इफेक्टिव नहीं पूछा, क्या पूछ रहा है? Error. एरर पूछ रहा है। ओके, माय मिस्टेक है। एरर लिखना है, मतलब एल इफेक्टिव में एरर। तो अगर ऐड होता है तो एरर कैसे करते हैं? Absolute error. Absolute एब्सोल्यूट error. एरर ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा L1 की एब्सोल्यूट एरर प्लस R की एब्सोल्यूट एरर। बताओ L1 की एब्सोल्यूट एरर कितनी है? अगर दी नहीं है तो किसे एरर मानते हैं? इस डिजिट को ना। Smallest, yeah. 0.1. ये हो गया उसकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ये हो गई उसकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर। और इसकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर 0.01. 0.01। तो कितनी आ गई मैक्सिमम पॉसिबल एरर? 0.11। 1. चले कोई बात नहीं, एक नया एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये भी समझ आ गया ना। ये समझ गए कि नहीं आप? Yes, sir. अगर एल हाँ। इफेक्टिव पूछता, अभी एल इफेक्टिव नहीं पूछा है, सिर्फ एरर पूछा है, तो ये हो जाएगा। ओके ना? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ओके ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर ये रहेगा। 52 देखो। परसेंटेज एरर इन द एरिया। तो यार समझ जाओ, एरिया क्या होता है? L इंटू बी। सो परसेंटेज एरर क्या होगी? बिकॉज मल्टीप्लाई है ना, तो हमें क्या पता है इसका मतलब? परसेंटेज पता है। क्या आएगा आंसर? परसेंटेज ऑफ L प्लस परसेंटेज ऑफ B। अब यार प्रॉब्लम समझना कि क्या परसेंटेज एरर दी है क्या? नहीं। बट क्या हमें पता है क्या परसेंटेज? नहीं। हमें कौन सी एरर पता है? Absolute. Absolute error. एब्सोल्यूट। यार ये जो डिजिट है यही हमारी क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट एरर। बट क्वेश्चन में दिया है मीजरिंग अप टू 1 mm, मतलब ये है एक्चुअल वैल्यू। बट बिकॉज आंसर सेंटीमीटर में है तो हमें लिखना पड़ेगा इसे सेंटीमीटर। तो क्या आंसर आएगा? 0.1 सेंटीमीटर। मतलब सही लिखा हुआ है। अब निकाल लेते हैं परसेंट एरर। कैसे निकालते हैं? दैट एरर अपॉन टोटल वैल्यू। Total value 0.1 अपॉन 5.7 इंटू 100. 100. प्लस 0.1 अपॉन 3.4 इंटू 100। सो यार जब 100 करोगे तो 10/5.7 आएगा। सो 5.7 से डिवाइड करोगे तो अगर 5 होता, 5 से डिवाइड करते तो क्या आंसर आता? 20. 2 ना, अभी ये 10 हो जाएगा ना। हाँ, yes, sir. ठीक है 2। सो 5.7 तो बड़ा नंबर है ना, 2 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा। सो बिकॉज आई हैव ऑप्शंस, इसलिए मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, बोल दूंगा 2 से थोड़ा सा कम आएगा। लेट्स से 1.9 आ गया। एग्जैक्ट नहीं आएगा, आई एम जस्ट गेसिंग इट। ओके, यहाँ पर देखो 10/3.4। तो याद है ना कि 10/3 करते हैं तो आंसर क्या आता है? 3.33। सो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा? 3 टाइम्स आएगा ना, नियर अबाउट। हाँ। ठीक है, सो दिख गया यार कि आंसर 5 से थोड़ा सा कम आएगा। समझा ना? सो 5 से थोड़ा सा कम 4.7 है। अच्छा, एक आंसर 5.3 भी है। तो ये पूरा नोटिस, करके हाँ
नहीं, ये नोटिस करना जरूरी था कि दोनों आंसर सही आ रहे हैं ना, क्योंकि ये देखो 3.3 से बड़ा है ना, तो डेफिनेटली ये आंसर भी 3 से क्या होगा, थोड़ा सा कम, और ये कम आंसर होगा। 2 से थोड़ा सा कम, तो इसका मतलब डेफिनेटली आंसर 5 से कम वाला आना चाहिए, मतलब बी ऑप्शन होगा। ओके, Yes, sir. Yes, sir. इसे Yes, sir. बोलते हैं लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। इसे फ्लूक या गेस नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये मैं ब्लाइंड गेस नहीं कर रहा हूँ, ये लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है कि मेरा आंसर 5 से थोड़ा सा कम आना चाहिए। ओके, आप प्रॉपर डिवाइड करके भी देख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, 53 देखें, जी का फॉर्मूला दिया है और परसेंटेज एरर बतानी है, तो यार देख लो यार, ये 4 पाई स्क्वायर का कुछ होगा क्या? नहीं। No. अच्छा, ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया जी निकालने के लिए? टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, इसे स्क्वायर करके जी निकाला है, समझ आया ना? Yes. जी इधर क्रॉस हुआ है, टी डिवाइड पे आ गया है, सो ये वैल्यू आ गई है 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, ये आ गया फॉर्मूला इस फॉर्मूले से। ठीक, हमें इससे मतलब नहीं, अपन को एरर लिखनी है। तो परसेंटेज ऑफ जी क्या आ जाएगी बताओ? परसेंटेज ऑफ एल प्लस 2 times percentage 2 of times T. percentage of T. समझ गए यार आई गेस सब लोग? सो निकाल लो कितना दिया है, 5%। 1% है लेंथ में, प्लस 2 इंटू टाइम में कितनी है? 2%। 2%. 2%, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 5. 5%। क्लियर है ना यार सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes. ओके, नेक्स्ट, a cube has a side this, what is its volume? डेफिनेटली समझ गए कि वॉल्यूम होगा क्या, 1.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 का क्यूब। Cube. अब यार 1.2 का क्यूब कराना नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस देखो सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज हो रहे हैं, सो डेफिनेटली 10 टू दी पावर माइनस 2 का क्या होगा, 10 टू दी पावर माइनस 6, और ये नंबर 1.2 का क्यूब। अब क्या समझाया, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2. 2. 2, तो फाइनल आंसर में भी कितने होने चाहिए? 2. यार क्यूब करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स बदलेंगे क्या? नहीं, No. क्योंकि No. क्यूब इज लाइक मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में जिसमें मिनिमम होंगे, अगर इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, तो फाइनल में भी 2. 2 रहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो गया देखो? A option. A option. The option. आपका सी में 2 तो नहीं है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स? नहीं. 3 है. नहीं, क्यों? क्योंकि बाद वाले जीरो को Count. Significant. काउंट करते हैं, तो ये 3 हो जाएंगे, ये नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट है। समझा ना सबको? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट 55, ये तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला देखा ना, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ एक्स Percentage of A plus 3 A times plus 3 percentage times of B percentage. plus 2 Plus times 2 percentage times of C. percentage of C. वेरी गुड यार। सो कितना कितना दिया है, 1, 3 इंटू 3 कितना, 9. 9, 9. 9. 2 इंटू 2 4, 4. 14. यस। इसे स्किप करते हैं, अभी कल बताने वाला हूँ। ओके, जीरो एरर किस कैटेगरी में आएगी? ओके, कल सारे इंस्ट्रूमेंट में समझाने वाला हूँ कौन सा एरर किस में रहेगा। ओके, Yes, sir. Yes, sir. 57 रीड करें, देखो आया ना वो पार्ट, वॉल्यूम पूछा है, तो कितना होगा वॉल्यूम? 4/3 pi r cube. हाँ, सो क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ परसेंट ऑफ R. आर। ओके, 58, ओके, ये समझे कि उसका लीस्ट काउंट कितना है? 0. 0.2. 0.2, बिकॉज 50 ऑसिलेशन का टाइम, सॉरी
25 ऑसिलेशन का टाइम कितना है? 50 seconds. सो टाइम पीरियड 1 ऑसिलेशन को बोलते हैं ना, तो 1 ऑसिलेशन कितना हो जाएगा? 2 2 seconds. seconds. 2 सेकेंड। सो पूछा है परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम। सो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी? परसेंटेज एरर इन टी होगी डेल्टा टी बाई एक्चुअल T टी upon इंटू 100। अब यार यहाँ पर देखो कि आप क्या लिखने वाले हो, एक्चुअल टी आप 2 सेकेंड लिखने वाले हो या 50? पहले ये बताओ। 2 तो seconds. डिपेंड करेगा व्हाट इज योर एक्सपेरिमेंट, डिपेंड करेगा कि व्हाट इज योर एक्सपेरिमेंट। अगर आपका पर्पस ही था 25 ऑसिलेशन चेक करना, सोचो आपका क्वेश्चन टीचर ने दिया कि जाओ 25 ऑसिलेशन का टाइम बताओ, तो अगर आपका एक्सपेरिमेंट ही था 25 ऑसिलेशन, तो फिर टी का आंसर क्या आएगा? 50 सेकेंड। अगर आपका एक्सपेरिमेंट था कि 1 ऑसिलेशन का टाइम बताओ, तो आंसर क्या आएगा टी का? 2 seconds. 2। अब यार दोनों में डिफरेंस समझना, दोनों में डिफरेंस समझना। अगर मैंने कहा है कि आपको 25 ऑसिलेशंस बताना है, तो जब आपका एक्सपेरिमेंट ही 25 ऑसिलेशन है, तो क्या आपने एक्सपेरिमेंट बहुत बार रिपीट किया क्या? नहीं, आपका एक्सपेरिमेंट ही है 25 ऑसिलेशन, तो आपने तो एक ही बार एक्सपेरिमेंट किया ना। Yes, sir. हाँ हाँ इसका मतलब क्या लीस्ट काउंट का प्रिसीजन चेंज हुआ क्या कुछ? No. No. नहीं। तो याद रखना कि इसको सॉल्व करने के 2 मेथड रहेंगे। क्लियर? 2 टाइम सॉल्व करने के इसके मेथड रहेंगे। क्या रहेंगे? कि अगर मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि डेल्टा टी बाई टी अगर है, ये डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 है, तो डेल्टा टी यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा? 0.2 यूज करूंगा। और टोटल मेरा एक्सपेरिमेंट ही है 25 ऑसिलेशन का, इसलिए मैं यूज करूंगा टाइम 50 सेकेंड इंटू 100। ये हुआ एक मेथड। ठीक है। दूसरा मेथड क्या है कि अगर मैंने एक्सपेरिमेंट एज्यूम किया कि मेरा एक्सपेरिमेंट है 1 ऑसिलेशन को बताना, तो बेसिकली अगर मेरा एक्सपेरिमेंट 1 ऑसिलेशन था, तो मैंने तो 25 टाइम्स रिपीट कर दिया ना एक्सपेरिमेंट। अगर मैंने 25 टाइम्स रिपीट कर दिया, तो मेरा प्रिसीजन बदल जाएगा ना। तो अगर मैं टाइम पीरियड क्या यूज करूंगा? 2 सेकेंड यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? 2 सेकेंड। तो मुझे ऊपर लीस्ट काउंट 0.2 रखना चाहिए क्या? नहीं। क्या रखना चाहिए? प्रिसीजन रखना चाहिए, विच विल बी 0.2 डिवाइडेड बाई 25। मैथमेटिकली देखो दोनों आंसर सेम आएंगे। हाँ सर। एम आई करेक्ट और नॉट? मैथमेटिकली देखो दोनों आंसर सेम आएंगे। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो तो क्या करते हैं, वो गूगल में आता है ना, गूगल में क्वेश्चन कॉपी करके डाल दो पूरा तो मिल जाता है तुरंत, तो वो गूगल में सोल्यूशन देख लेते हैं। यार मैं बता रहा हूँ गूगल का सोल्यूशन फॉलो करने का कोई जरूरत नहीं होता, क्योंकि हर टीचर का टीचिंग मेथड अलग होता है। सो आपको जो एसेंस ऑफ द क्वेश्चन है वो नहीं पता चलता सोल्यूशन देखने से। सो इस क्वेश्चन में 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं। हमें नहीं पता हमारा एक्सपेरिमेंट क्या था। यूजुअली मुझे पता है कि कभी आपको टीचर बोलेगा तो ये नहीं कहेगा जाओ 25 ऑसिलेशन देख के आओ। टीचर बोलेगा कि 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताओ। आपने अपने आप से 25 रिवाइज किया, क्यों? क्योंकि आपका क्या चीज चेंज हो जाए, यहाँ पर प्रिसीजन चेंज हो जाए। समझ आया? तो जो आप टाइम यूज करोगे वो तो आप अपना टाइम पीरियड यूज करोगे ना 1 ऑसिलेशन का, दैट इज 2 सेकेंड। लेकिन अगर आपको ये बोलना है कि नहीं एक्सपेरिमेंट ही था 25 ऑसिलेशन, तो आप टाइम किसका यूज करोगे? 25 ऑसिलेशन का। तो इसका मतलब आपने एक्सपेरिमेंट रिपीट ही नहीं किया, आपने तो एक ही बार मेजर किया ना 25। तो प्रिसीजन चेंज हुआ क्या? No. नहीं। No. तो ये रहेगा। तो यार दोनों मेथड समझ आए, आंसर दोनों से सेम ही आएगा, बट सर। आपको ये पता होना चाहिए था कि स्टोरी क्या चल रही है इस क्वेश्चन में। समझा कि नहीं? हाँ सर. हाँ सर। क्लियर हुआ? Yes, sir. विल डिपेंड कि एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट क्या है। बाय डिफॉल्ट आई नो कि रियल मेथड होना चाहिए ये, क्योंकि कोई भी टीचर आपको ये नहीं बोलने वाला कि 25 ऑसिलेशन बता के आओ। आपको 1 ऑसिलेशन का टाइम चाहिए, तो आपको प्रोसीजन भी बदलना पड़ेगा, और नीचे जो टाइम पीरियड है वो पूरा 50 नहीं रखेंगे, 1 टाइम का रखेंगे। ओके Yes, sir. Yes sir. सो इससे आंसर कितना आ गया?
एक 0 कैंसिल आउट हुआ, 2/5 मतलब 0.4। 0.4. ओके ठीक है, तो ये चीज कॉन्सेप्ट ऐड कर लेना है, दोनों आइडियाज को आपको नोट्स में ऐड करना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं भूले कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। नेक्स्ट 59 देखें। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, और मुझे पता है वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट हाइट। Height. यार देखो ये क्वेश्चंस भी अच्छा हो गया बट फास्ट कर सकते हैं क्या। वॉल्यूम हो गया लेंथ विड्थ हाइट, सो इसका मतलब ये हुआ कि सब मल्टीप्लाई है तो सबका परसेंट डायरेक्टली ऐड कर दोगे ना। अब एल का परसेंट कैसे निकालेंगे, दिया तो है नहीं तो निकालेंगे ना अपन। सब में एरर कितनी है, 0.01. 0.01 सेंटीमीटर। अब गलती नहीं करना, ये आंसर सब किसमें है, mm मिलीमीटर। एमएम में। मैंने फिजिक्स में स्टार्टिंग में समझाया था कि भाई यूनिट किसी एक डायमेंशन का यूनिट थ्रू आउट द क्वेश्चन सेम होना चाहिए। एक जगह अगर आपने एमएम यूज किया है तो हर जगह उसका यूनिट एमएम ही होना चाहिए। तो ऑल्दो ये आंसर 0.01 सेंटीमीटर है बट हम लिखेंगे किसमें, एमएम में। एमएम में कितना आ जाएगा, 0.1. 0.01 सेंटीमीटर है तो mm मतलब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0.1 mm। दिस इज अवर डेल्टा एल एरर। अब काम बन गया, अब सॉल्व करें। तो बताओ यार 5 × 10 × 5 में लेंथ क्या होगी। फर्स्ट विल बी द लेंथ। अच्छा फर्क नहीं पड़ता है उतना क्योंकि हमें सबको ऐड ही करना है ना, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सब में सेम एरर है। क्या है 0.1/5 × 100 प्लस 0.1/10 × 100 प्लस 0.1/5 × 100। समझा है नहीं सबको। हाँ सर। यस Yes. सर। तो ये क्या हुआ 10/5 मतलब कितना हुआ 2, ये हुआ 10/10 मतलब 1, ये हुआ क्या 10/5 मतलब 2, कितनी आ गई एरर 5%. यार। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन बाय सेल्फ कर लिया था 59 नंबर, किसे 59 नंबर हो गया था, कार्तिक वेरी गुड, वेरी गुड अर्णव, अमित राज, शिवानी वेरी गुड यार, बहुत ही अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो गया था। ठीक है यार, जिनको हो गया बहुत ही अच्छी बात थी, जिनको नहीं हुआ उनको एनालाइज करने की जरूरत है क्योंकि ये क्वेश्चन बनना चाहिए था। इसमें कोई भी नया डेटा आया है क्या, कुछ भी नया पार्ट नहीं, सिर्फ थोड़ी सी बात ये थी जो मिस्टेक हो जाती है वो ये, तो ये गलती आपको करना नहीं, आप सीख जाओगे चीजों को। ओके 60 नंबर देखें। अच्छा कुछ याद है, मैंने एक बार बताया था आपको ये वर्ड डायमेंशन में, याद है किसे याद है, ये क्या चीज है, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, लेकिन कौन सी, ये क्या एसआई यूनिट। एसआई यूनिट बताया था, पॉइजोली एसआई यूनिट है, और सीजीएस यूनिट वॉइस। ठीक है हाँ। अब क्यों उन्होंने ऐसा किया मुझे नहीं पता है, मतलब डेफिनेटली, बट ये पॉइजोली एक्चुअली साइंटिस्ट का नेम था, उनका मन किया होगा कि शॉर्ट में लिख देते हैं तो पॉइज लिख दिया। ठीक है चले, ये आ गया अपना विस्कोसिटी का कोई फॉर्मूला पॉइजोली वाला। हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम किसकी एरर होगी, बताओ कितना कॉमन सेंस का पार्ट है। देखो पाई क्या है, कांस्टेंट है, पाई की एरर आएगी क्या, No. 8 की एरर आएगी क्या, नो। No. अगर ईटा की एरर परसेंटेज चाहिए तो सबसे ज्यादा क्या होगी, पहले तो डेल्टा पी, डेल्टा पी की तो कोई टेंशन नहीं है, फिर ए है ना, ए की पावर कितनी है 4, तो 4 टाइम्स ऑफ ए आएगा ना, तो जिसकी जितनी ज्यादा पावर उसी की सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा, समझा ना। Yes. यस सर। हाँ सर। हाँ तो डायरेक्ट आंसर आ गया, किसका इफेक्ट होगा सबसे ज्यादा, B. बी। क्यों बी कहाँ आ गया, अच्छा ऑप्शन बी, ओके Option B. ठीक है ऑप्शन बी, ओके
नेक्स्ट रीड करते हैं। ओके, इसका एरिया निकालना है ना हमें। रेडियस ऑफ वायर इज दिस, हमें निकालना है क्या इसका एरिया। तो बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। एक थिन वायर मतलब ऐसी होगी, और इस चीज को बोलते हैं क्या, उसका क्रॉस सेक्शन। ये उसका है क्रॉस सेक्शन, तो ये एक सर्कुलर दिखेगा ना, तो एरिया क्या होगा। pi r square. अब पाई को तो बहुत लंबा लिख सकते हैं, 3.1416 ऐसे लिख सकते हैं ना, और आर स्क्वायर क्या होगा 0.16 का स्क्वायर। तो मैंने क्या समझाया कि इसमें तो बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, इसमें कितने हैं सिर्फ 2 significant स्क्वायर करोगे तो बदलने तो वाला है नहीं कुछ। हाँ तो फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 2. 2। तो देखो किस ऑप्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 दिख रहा है। मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि सारे ऑप्शन सेम अरेंज है। Option D. A. A. एक मिनट चेक करते हैं। A. ऑप्शन ए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑप्शन ए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑप्शन बी 3 3. 5 4. 5. 4. 5. ये 2। तो यार अब कॉमन सेंस लगाना है कि ये जो नंबर दिया है, क्या लगाना है, ये जो नंबर दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग काउंट करना है। तो मतलब मैंने मल्टीप्लाई नहीं कराया, मैं गेस कर रहा हूं कि लेट से अगर मेरा मल्टीप्लाई ये आया होता तो क्या होता। तो क्या होता, इसे रिमूव करते ये क्या बन जाता 6. 6. 6, ये बन गया 6, और 6 को रिमूव करेंगे ये क्या बन गया 5. 5. 5। अब इस 5 को रिमूव करेंगे, इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या ये नहीं। No. नहीं। ठीक, सो आंसर क्या रहेगा D. डी। D. ओके, सर पूछे। सर वहां पर अगर 8-1 होता तो उसे 8-2 करते ना। हाँ 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 डेफिनेटली। अगर यहाँ पर क्या होता 8-1 होता, एक मिनट देखें क्या लिखा होता 0.0814557, तो इसे क्या कर देते आप, ये आता 5, और फिर आप इसे क्या कर देते 0.82, और ये गलत हो जाता। इस तरीके से सोचना होता है। आप ये फील करो यार, इसके बगल वाला नंबर क्या ये 5 से ज्यादा है, 500 से ज्यादा है क्या ये, नहीं, तो ये डेफिनेटली इधर पे फर्क नहीं डालेगा। सो राउंड ऑफ आप ऐसा स्ट्रिक्ट ब्लाइंडली नहीं कर सकते हो, कॉमन सेंस माइंड में रखना है कि ये 1 के बगल वाला नंबर जब 500 से ज्यादा होगा, मतलब 5 से, तब तो इसमें एक ऐड होने की बातें आएंगी ना। हाँ अभी ये ऑलरेडी 4 5 7 है, आपने यहाँ से गलती करना शुरू किया, इधर गलती किया, इधर गलती किया, फिर ये गलत किया, और आपने इसे लास्ट में बढ़ा दिया, ऐसा नहीं चलेगा। समझ आया ना। मतलब सिर्फ 4 को कंसिडर करेंगे। हाँ, इधर वाले को हम इस तरीके से देखेंगे कि अभी 457 है, तो अभी इधर पे कुछ भी एक ऐड होने की बात ही नहीं आने वाली। अगर ये 512 होता तब डेफिनेटली ये 2 हो जाता। देखो, क्योंकि मैंने सिखाया था कि इसके बगल वाला नंबर अगर 5 है, आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो राउंड ऑफ में याद रखना कि ऐसे दूर से गलती करते हुए नहीं चले आना है, किसमें देखना है, सबसे क्लोजेस्ट वाले को देखना है। अगर ये 4 है तो डायरेक्टली डिसअपियर हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1। अगर ये 5 होता तो चेक करते आगे कोई नंबर है कि नहीं, अगर आगे नंबर है तो ये डेफिनेटली क्या होता 2, 2 और अगर आगे 0 0 है तो अगर ये ऑड है तब 2 बनता, अगर ये पहले से 2 होता तब 2 ही रहता। ये सारे रूल्स हैं। तो दूर तक नहीं देखना, उल्टा नहीं करते हुए आना है, हमेशा सब किसको देखना है, सबसे क्लोजेस्ट को। बट ये ध्यान देना है कि अगर क्लोजेस्ट वाला 5 है तब फिर देखना है कि बगल में है या नहीं कुछ। ओके, तो ये राउंड ऑफ पीछे से ऐसे करते हुए नहीं आना कि आप यहाँ से गलती करना शुरू किए, फिर और गलती किए, फिर और। समझ आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं हम। Yes, sir. ये बेसिक कॉमन सेंस है कि ये अभी 500 से भी कम ही है, 457 है, तो आप इस नंबर को कैसे बढ़ा दोगे, है ना। ठीक है,
चले नेक्स्ट देखें। चले आप लोग डाउट्स बता दो यार, टाइम कम है मुझे लग रहा है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप लोग डाउट्स बताओ। 62 डाउट है क्या? हाँ सर, मुझे 62 में डाउट था। वो ओके, मैंने रीड आपको करते हैं। पूछा था। ओके, टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये सबको क्लियर है या नहीं? Yes, sir. ओके, तो पाई का कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। क्या आ जाएगा? परसेंटेज एरर इन बी 2 टाइम्स परसेंटेज ऑफ Percentage आर। of R plus percentage. बस। अब यूनिट वगैरह का ध्यान दे लो यार, परसेंटेज ऑफ आर दिया नहीं है तो फाइंड करेंगे। तो देखो आर में कितने का चेंज आया है, मीटर स्केल 1 mm टू मेजर लेंथ, जबकि रेडियस मेजर करने के लिए 0.1। 1 बट देखो ऑप्शंस किसमें है हमारे? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में। तो 0.1 mm मतलब सेंटीमीटर में कितना होगा? 0.1 centimeter. ना जीरो पहला नहीं, अलग अलग यार, रुको अलग अलग लिख लेते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डेल्टा एल है वो है कितना? 1 mm, और डेल्टा आर कितना है? 0.1 mm। तो अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो इसे लिखोगे ना 0.1 सेंटीमीटर, और इसे लिखोगे 0.01 सेंटीमीटर। समझ आया नहीं सबको? Yes, sir. तो अब कर लेते हैं 2 इंटू रेडियस कितनी है? 0.01 डिवाइड बाई कितनी है रेडियस? 2 इंटू 100। ये समझ आया? आर प्लस एच। एच क्या होगा? एच में एरर कितनी है? 0.1 अपॉन 10 सेंटीमीटर इंटू 100 100। समझा? Yes, sir. तो देख लो आंसर कितना आ गया। 2 कैंसिल आउट हो गया, 100 का मल्टीप्लाई किया है 1 प्लस ये आ गया कितना? 10 कैंसिल हुआ, 1 10 1, कितना आ गया टोटल? 2%. समझा या नहीं यार सबको? मतलब क्वेश्चन में गिवन था ये डेटा, बस थोड़ा सा समझना था कि यूनिट चेंज करना होता है। ओके या नहीं? यस सर। ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन भी आप एक नोट्स में ऐड कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 बार बता चुका हूँ, यूनिट चेंज करना होता है, ध्यान देना है इसे। 63 आ गया? नहीं सर, डाउट है। डाउटिंग। चलो 63 रीड कर लेते हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है। यार यहाँ पर टाइम दिया है और हाइट ऑफ द ब्रिज बतानी है, तो आपको पता है क्या कि टाइम से कैसे निकालते हैं हाइट ऑफ द ब्रिज? तो यार आपको पता हो नहीं, आपको मैं पहले याद दिलाता हूँ। आपने क्लास 9th में सीखा होगा कि अगर मैं एक स्टोन को एच हाइट से ड्रॉप करता हूँ, ये कितने सेकंड बाद ड्रॉप होता है? तो उसकी हाइट आती है हाफ GT स्क्वायर। किसी को याद आ रहा है क्या ये? हाँ सर। याद है? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है। तो हाइट कैसे निकालते हैं? इस हाफ GT स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। क्लियर है नहीं? बताएं। हाँ सर। Yes, sir. तो अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता था तो काम नहीं बनता। अभी फॉर्मूला पता चल गया तो काम बन गया ना, परसेंटेज एरर इन हाइट। सिर्फ एरर पूछा है ना, तो अपन पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं, बाद में एरर निकाल लेंगे, क्योंकि स्क्वायर वाले फॉर्मूले में तो परसेंट ही पता होता है ना। अब बताओ हाफ जी में कोई एरर है क्या? नो। अच्छा, अब आप बोलोगे सर पीछे एक कैलकुलेशन किया था हमने जी की एरर, तब जी में भी वेरी कर रहा है, अभी जी के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो डेफिनेटली हमें क्या अज्यूम करना है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है वो। तो ये हुआ 2 टाइम्स इन परसेंट इन टी। अब देखो टाइम में कितने की है? 0.1 सेकेंड है, और टाइम लगा कितना? 2 सेकेंड्स। 2 seconds. सेकेंड्स। सो कितना आ गया इसका? परसेंटेज एरर इन एच 2 इंटू इट विल बी 0.1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। कितने परसेंट की एरर आ गई?
10%. 10%. 2%. 10% की। अच्छा, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें अगर चाहिए क्या, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? डेल्टा एच। क्या पूछा है? Delta डेल्टा एच। तो हमें डेल्टा एच कैसे निकाल सकते हैं? एक्चुअल एच इंटू परसेंट अपॉन 100. 100. 100। तो नेक्स्ट हमें क्या निकाल लेना चाहिए? Actual height. एक्चुअल हाइट निकाल लेना चाहिए। तो एक्चुअल हाइट कितनी आ जाएगी? निकाल लेते हैं एक्चुअल हाइट। तो हाफ जी टी स्क्वायर से निकाल लेते हैं। एच कितना आ जाएगा? एच कितना आएगा? हाफ इंटू जी कितना ले लेते हैं? 9.8 इंटू टी कितना? 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4। 4. सो ये आ गया क्या? 19.8। क्लियर? सॉरी 19.6 आ गया। अब ये आ गया आंसर हमारा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अभी आ गया डेल्टा एच कितना आ जाएगा? एच कितना है? 19.6। इसका कितना निकालना है हमें? 10/100. 10%। सो कितना आ गया? 1.96 विल बी अवर एरर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए था आपको कि यार इस तरीके से हाइट निकाली जाती है टाइम वगैरह चेक करके। 64 हुआ सीरीज, हाँ सर. नोट्स में कराया हुआ है ना? Yes, sir. हाँ। 65, इफेक्टिव लेंथ। इस बार क्या पूछा है? इफेक्टिव लेंथ। याद है पहले एरर पूछा था, इस बार क्या पूछा है? इफेक्टिव। तो ये हो जाएगा 102.6 प्लस, इसमें डिवाइड बाय 2 करेंगे ना अभी, एरर डायमीटर है ना? Yes. तो कितनी हो जाएगी? 1.28। 28. क्लियर? Yes, sir. अब इसे ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 103.88, जबकि हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग देखना चाहिए। तो ये 3 है और ये 4 है। सो फाइनल आंसर में कितने होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3. 3 लिखा है ना क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या लिखा है? करेक्ट नंबर ऑफ Significant. सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आंसर हमें 104 देना चाहिए, ठीक? बट गलत है। मैंने क्या बताया कि जब भी Decimal. एडिशन करते हैं तो क्वेश्चन में कहेगा जरूर कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में देखो, बट हमें देखना है क्या? नहीं. हमें क्या चीज ऑब्जर्व करनी है? Decimal place. डेसिमल प्लेस। तो फाइनली इसमें 2 डेसिमल प्लेस है और उसमें 1, तो फाइनल आंसर में कितने होने चाहिए? एक. 1। एक. तो 8 तक हमें वहां पर रिमेनिंग रखने का ट्राई करना है। ओके, सो डेफिनेटली बगल वाला 8 हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? चेक करो, आंसर यही आ रहा होगा। चेक करना डी आ रहा है कि नहीं इसका। सर फिर हाँ। राउंडिंग ऑफ नहीं करना है. उन्होंने बोला है कि हाँ, sir. अच्छा, राउंडिंग ऑफ नॉट टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर 8 आ जाएगा। ठीक है, सी आ रहा होगा फिर आंसर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये गलत बात है यार, उसने लिख दिया राउंडिंग ऑफ इज नॉट टू बी कंसिडर्ड। कोई बात नहीं। तो ये थोड़ा ध्यान देना कि ब्लाइंडली आंसर नहीं करना है। क्वेश्चन देखना है कि अगर उसमें कुछ अलग से ऐड कर रहा है कंडीशन तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिक्सटी 66 हुआ। Yes, sir. यंग्स मॉडुलस। अब देखो, अब आप सोचोगे कि सर यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ऐसा क्या? नहीं, इसमें तो बेसिक सा क्वेश्चन था ना, क्या कि ये है उसकी क्या ऑब्टेन्ड वैल्यू और ये क्या है उसकी एक्चुअल वैल्यू. ओरिजिनल वैल्यू। तो समझ गए ना एरर क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे डेल्टा। तो डेल्टा कितना है? ये 2.1 है और वो 1.9, कितना डिफरेंस है? 0.2 का। क्लियर? सो परसेंटेज इन वाई कितना हो जाएगा? डेल्टा वाई बाई वाई ओरिजिनल इंटू 100। समझा ना? 67 हो गया। किसी को डाउट तो नहीं ना? 67
डायरेक्टली लिखना है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, और एरिया क्या निकालेंगे? लेंथ स्क्वायर। तो परसेंटेज इन पी क्या आ जाएगा? परसेंटेज इन एफ प्लस 2 2 टाइम्स times इन परसेंटेज इन एल। ओके, वेरी गुड। 68 हो गया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताया था ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? रेजिस्टिविटी को कहते हैं, रो को। तो हमें पता है आर इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए। तो देन रो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? आर ए बाय एल। और सबकी वैल्यूज और एरर दिया है, परसेंटेज निकाल लेंगे। समझा ना? हाँ सर। हाँ, ओके। वो जो डेल्टा निकलेगा वो इस डिजिट से समझ में आ जाएगा। एल का कितना है? मैं यहाँ पे सबका लिख देता हूँ। डेल्टा एल कितना है? 0.1। डेल्टा आर कितना है? देखो ये डिजिट है ना, और डेल्टा कैपिटल आर कितना है? ये तो 10 दिया है, मतलब 1। समझा या नहीं? सबका डेल्टा जरूरी है ना, फिर आप एरर निकालोगे ना। ओके, क्लियर है नहीं सबको ये? Yes, sir. यस। ओके, चलो सही है। नेक्स्ट देखें 69। ये फॉर्मूला दिया है और सबकी परसेंटेज एरर दी है। कितना इजीली आंसर आ गया, समझा ना? एमजी में Yes, sir. कितना क्या एरर है? 1। एल में दिया है, फिर ये दिया, ये दिया है। समझ गए सब? Yes, sir. When a metal sphere is heated, then the maximum percentage change will be observed in। सबसे ज्यादा किसका? तो मुझे पता है कि हीट करने से क्या चीज चेंज होगी? उसकी रेडियस एक्सपेंड करेगी। आर क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो आर के चेंजेस के वजह से ही बाकी सारी चीजें चेंज होंगी। तो मुझे पता है कि कौन सी क्वांटिटी सबसे ज्यादा आर पे डिपेंड करती है। वॉल्यूम। Volume. So volume will be percentage change in volume will be 3 times of percentage change in R। देखो, तो डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होगा? मास और वॉल्यूम। बट दिया है रेडियस और लेंथ। तो वायर को कैसा हम एज्यूम कर सकते हैं? एक Cylinder. सिलेंडर के जैसा। वेरी गुड यार। तो ये क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। पाई को कोई टेंशन नहीं है, बाकी पूरा सॉल्व कर दो। परसेंटेज इन रो क्या होगा? परसेंटेज इन एम प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज इन आर प्लस परसेंटेज इन एच। क्लियर? अब देखो, क्या किसी का परसेंट दिया है क्या? No. नहीं। सबका निकालेंगे परसेंट। समझ आया ना? Yes, sir. Yes. हाँ, तो सबका परसेंट मैं एम का लिख देता हूँ। एम कितना है? 0.3 बाई 3 इंटू 100 आएगा ना। सो देखो, पता है एक चीज समझो, ये नोट्स में करने के लिए मैं सिखाता हूँ। एग्जाम में पता है माइंड में रट जाना चाहिए कि क्या करना है, लर्न हो जाए एकदम कि सर ये है डेल्टा एल, डेल्टा एम मास, ये है एक्चुअल मास। तो मैं करूंगा क्या? 0.003 अपॉन 0.3 इंटू 100 करूंगा ना। तो जब मैं 100 करूंगा तो 2 जीरो तो ऑलरेडी स्लिप होंगे। सो 0.3 बाई 0.3 क्या आएगा? 1. एग्जाम में इतना पूरा लिखना नहीं होता, एग्जाम में ये लाइन भी नहीं लिखनी होती। एग्जाम में सीधे देखना है एम कैसे हो रहा है, डायरेक्ट, क्योंकि कोई पावर नहीं है। तो एग्जाम में सीधे मैं लिखा करता हूँ ऐसे 1 प्लस, इसे चेक करो 100 करोगे तो क्या आएगा? 0.5 0.5 0.5 कट क्या आएगा? 1। और जबकि यहाँ पे क्या है? आर स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा? 2। 2. प्लस एच देखो 0.6 इंटू 100 करोगे तो ये 6 आ जाएगा ना, और डिवाइड बाई 6 क्या आएगा? 1. 1। एग्जाम के लिए सिर्फ इतना ही करना होता है। एग्जाम में थोड़ा सा फास्ट करने की हैबिट डालेंगे। ओके? Yes, sir. और पता है ये फास्ट की हैबिट कब आएगी? जब आप शीट में से अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। शीट सॉल्व करने के बाद दूसरा क्या सॉल्व करना है बताओ? डीसी पंडे। डीसी पांडे सॉल्व करना है, ठीक है? तो आप डीसी पांडे सॉल्व करो। कल मैं इंस्ट्रूमेंट, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में इंस्ट्रूमेंट सिखाऊंगा, उसके बाद फिर इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन करवा दूंगा। तब तक आप लोग डीसी पांडे भी कंटिन्यू रख सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हैं?
6 सॉरी 5 है, कितने हैं 5, इधर के काउंट होते हैं क्या No. नहीं 1, इसमें पावर को देखते हैं क्या No. नहीं 2, सो 3 1 5 1 2 कहाँ है 5 1 2 B B option. 73 हुआ, हाँ सर। ये तो यार क्लास 10th का छोटा सा लॉ लगाना था यार इसमें, क्या v इज इक्वल टू हाँ यार। आई आर, IR. r इज इक्वल टू हो गया v बाय आई, I और परसेंटेज ऑफ r क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ v प्लस, percentage of Percentage I. of ओके ठीक है। 74 जस्ट अभी बताया था, प्रेशर क्या होगा फोर्स वन लेंथ स्क्वायर, है ना, समझा क्या 74 कोई डाउट क्या, No sir. No, sir, no. 75 ओके, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी बताना है इनमें, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, तो बता यार, अगर हमें ये रीडिंग दिया हुआ है 20 ऑसिलेशंस के बारे में पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है 20 ऑसिलेशन, और एक्यूरेसी पूछा हुआ है, तो एक्यूरेसी मतलब क्या है Closest value. एरर, क्लोजेस्ट वैल्यू, तो पहले इनकी क्या लेनी पड़ेगी हमें एवरेज, तो इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 3 करेंगे, एवरेज कितना आ जाएगा, ये 6 है, ये 9 है, ये 5 है, सो नियर अबाउट कितना आएगा एवरेज 7 के अराउंड, ठीक है। Yes. हाँ, अभी पॉइंट ये है कि क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट, मेजरमेंट की एक्यूरेसी क्या है, तो एक्यूरेसी मतलब यार सबका एवरेज निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा सबका एवरेज, और नोटिस करो देखना, टाइम देखना, टाइम कैसे दिया 39.6, फिर दिया 39.9, फिर दिया 39.5, सोचो इवन और आठ सारे नंबर दे दिए हैं आपको, सो इसका मतलब डेफिनेटली जो इसका प्रिसीजन है वो कितना है, क्या है 0.1, समझ आया 0.1 क्यों है, क्या रीजन है, क्योंकि सारे नंबर दिए हैं, सोचो आंसर ऐसे देता 39.6 39.8 39.4, तब डेफिनेटली चांस थे कि प्रिसीजन क्या है इनके बीच का, 0. समझा ना सबको, Yes, sir. ये पॉइंट समझा, हाँ, तो इस तरीके से हम प्रिसीजन बता सकते हैं, इससे चेक करके दोनों में क्या बता सकते हैं एरर, और उन सारे एरर का क्या ले लेंगे एवरेज, तो वहां से हमारी क्या आ जाएगी दोनों की एक्यूरेसी, समझा, तो ये दोनों चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी, एवरेज एरर और एवरेज मतलब ये प्रिसीजन, तो प्रिसीजन तो डायरेक्टली देख के पता चल गया, एक्यूरेसी क्या निकालेंगे, एक्यूरेसी का मतलब है मीन एब्सोल्यूट एरर, यहाँ पर मतलब क्या निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो यार आप लोग जानते हैं, आप लोग निकाल लेंगे, पहले क्या निकालना है मीन निकालना है, फिर सबकी एरर निकालनी है, ओके क्लियर है नहीं सबको, 76 देखें, फॉर्मूला दिया है, वैल्यू दी है, अच्छा देखो ये क्या है टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, जबकि 100 ऑसिलेशन का टाइम दिया है, तो हमें क्या यूज करना चाहिए, देखो यहाँ पर क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, पहले तो डेल्टा एल 1 mm है, जबकि हम यूज क्या करेंगे, Centimeter. तो क्या आंसर आएगा 0.1 सेंटीमीटर, पहली चीज हो गई, दूसरी चीज 100 ऑसिलेशन, कितना टाइम है 100 ऑसिलेशन का 90 सेकेंड्स, ठीक है, और वॉच कितनी है
1 सेकेंड। तो देखना क्या आएगा आंसर, जो डेल्टा टी है वो आएगा 1 सेकेंड डिवाइड बाई 100, कितना आएगा 0.01 सेकेंड। ये क्या हो गया उसका प्रिसीजन। और जबकि टाइम पीरियड हम लिखेंगे, पूरा 100 नहीं लिखेंगे, बिकॉज 100 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना है 90 सेकेंड। 90. 1 ऑसिलेशन का कितना होगा 0.9 सेकेंड। तो हमारी टी की वैल्यू है 0.9 सेकेंड और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 0.01। क्लियर? हाँ सर. ओके, तो एरर निकाल लेते हैं, 20 है। सो एरर निकाल लेते हैं, कितना आ गई परसेंटेज इन टी, रूट था ना, मतलब हाफ आएगा। डेल्टा एल कितना आया था 0.1 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 प्लस वो भी 1/2 है इंटू क्या है, एक सेकेंड, परसेंटेज ऑफ जी निकालना है हमें, जी निकालना है। तो उल्टा होगा ना, टी टी इधर स्क्वायर का नीचे आएगा ना। मैं यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिखूंगा, जी विल बी 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। क्लियर ना? तो ये हाफ नहीं आएगा और ये क्या आएगा 2 टाइम्स, क्योंकि हम टी नहीं निकाल रहे, किसे निकाल रहे हैं जी जी को निकाल रहे हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ टी, टी कितना है 0.01 ये है, और ये कितना है 0.9 इंटू 100। सो आंसर कितना आ गया, ये आ गया कितना 10/20 मतलब 0.5 प्लस 2 इंटू ये आ गया क्या 1/0.9 मतलब 2 इंटू ये थोड़ा सा 1 से ज्यादा आएगा ना आंसर। चलो कर लेते हैं 10/9 कर लेते हैं, क्या आएगा 1.1 रिमेनिंग आएगा 1.11। तो ये नियर अबाउट कितना आ जाएगा 2.7 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना 2.7, तो बताओ बेस्ट आंसर क्या है 3%। 3। ठीक, बट ये क्वेश्चन गलत है, एग्जैक्ट आंसर 2.7 ही होना चाहिए। बट इन केस अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको क्लोजेस्ट वन आंसर मार्क करना ही पड़ेगा। समझ आया ना? यस सर। Yes sir. ओके, 77 तो हो गया ना एकदम इजी। क्यों बताएं 77? हाँ सर। ये 3 2 टाइम्स सी एन डी क्या आएगा डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, Yes sir. तो बताओ यार यहाँ तक किसी को कोई डाउट, अभी तक जो भी सीखा है उसमें कुछ भी डाउट क्या है? No, sir. No sir. क्लियर ना? ठीक है, सो अभी क्या करना है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंस्ट्रूमेंट कराऊंगा। सो इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन भी अपन लोग सीख लेंगे। उससे पहले आपको सिर्फ क्या करना है, बुक में से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, और जो मैंने रिगार्डिंग पीडीएफ नोट्स और कॉन्सेप्ट नोट्स बताया वो चीजें ध्यान रखोगे। Yes sir. Yes sir. चलो ठीक है, ठीक है, ठीक Bye, है, फिर sir. अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये वाले संडे के टेस्ट में क्या क्या टॉपिक आने वाला है, यही एरर वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, सिग्निफिकेंट फिगर्स और इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ यही पार्ट आने वाला है। ओके, मतलब डायमेंशंस वाला नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, लेक्चर 7 ऑनवर्ड्स आएगा। ओके, Yes sir. Okay. Okay, चलो sir. ठीक है यार, बाय बाय एवरीवन, Bye Bye, sir. Bye, sir. थैंक यू बाय सर। बाय एवरीवन, Bye sir. Thank you sir. या बाय बाय ऑल ऑफ यू।